Good morning, all. Welcome to Learners Academy. The next and the last topic in the chapter is maxima and minima. And this is the most important topic of the chapter, also the most heavy weighted topic. It will include at least 4 to 5 marker question. 4 to 5 मार्कर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आते हैं या एक ही आता है. वी कांट से दिस, ये तीन भी आता है, एक एक नंबर के दो आ जाए, कुछ भी आ जाए. बट इस टॉपिक से क्वेश्चन आना लगभग लगभग तय है, फिक्स है. और बड़ा क्वेश्चन ही आएगा लगभग लगभग, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस मैक्सिमा एंड मिनिमा. देखो उनके नाम से पता चल रहा है मैक्सिमा मतलब क्या होता है. मैक्सिमम, यानी समथिंग इज रिलेटेड विथ मैक्सिमम. एंड मिनिमा, तो समथिंग इज कंसर्न्ड विथ द मिनिमम. ठीक है, कुछ ना कुछ मैक्सिमम या मिनिमम से लेना देना है. अब मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या होता है. मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा. बिल्कुल सही. ज्यादा से ज्यादा. कितना ज्यादा हो सकता है ना भाई, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता. एंड मिनिमम मतलब कम से कम. भाई उससे कम तो साहब हो ही नहीं सकता, उतना तो होगा ही होगा. ओके. और अपनी डे टू डे लैंग्वेज में भी अपन ये मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यूज करते हैं. तो बिल्कुल टॉपिक को लाइटली लेना है. लाइटली इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं कि लापरवाह हो जाए. लाइटली इन द सेंस कि मैक्सिमम मिनिमम का एक हवा बना हुआ है कि उसका क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व ही नहीं होगा. पहले से ही डिसाइडेड है माइंड के अंदर कहीं ना कहीं, अरे यार ये क्वेश्चन अपन से नहीं होता मैक्सिमम मिनिमम. ठीक है, तो शुरू से ही इसको बोला सॉर्टेड लेना है कि बड़ा इजी सा टॉपिक है. मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम मतलब कम से कम. अब क्वेश्चन कई बार जो है वो सिंप्लीफिकेशन वाइज थोड़ा सा उलझा रहता है. सिंप्लीफिकेशन जैसे डिफरेंशिएशन बढ़ा गया, और ये सब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के थ्रू पता लगाएंगे. अब डिफरेंशिएशन थोड़ा लेंदी आ गया, थोड़ा क्वोशंट रूल भी आ गया, प्रोडक्ट रूल भी आ गया, तो वो तो क्वेश्चन की कम प्रॉब्लम है ना. मैक्सिमा मिनिमा का इसमें क्या लेना देना है. मैक्सिमा मिनिमा तो बड़ा सॉर्टेड सा टॉपिक है ना. तो पहले तो उसको टॉपिक वाइज समझो कि चीज क्या है. ठीक है, अब हमने लास्ट टॉपिक सीखा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, याद है. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने क्या सीखा था, क्यों पढ़ रहे थे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. भाई कोई ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ये पता लगाना जरूरी है. इसका एप्लीकेशन है लाइक कॉमर्स में, साइंस में कोई पैटर्न पता लगाना, या कॉमर्स में मान लो कोई शेयर प्राइस पता लगाना, कोई स्टॉक पता लगाना. जैसे गोल्ड की प्राइस से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है. ऊपर जा रहा है तो मैं खरीद लूं, नीचे आ रहा है तो मैं बेच दूं. ये सारे डिसीजंस लेने के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीखना जरूरी था. तो उसी के साथ अब कंपाइल करो मैक्सिमम मिनिमा की. सपोज करो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे खरीदना है. लेकिन कब तक, कितना ऊपर जाएगा, या नीचे आ रहा है तो मैं उसको सेल कर रहा हूँ या होल्ड कर रहा हूँ. तो कब तक होल्ड करूँ या कब तक सेल करता जाऊं, वापस ऊपर कब आएगा. तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या, इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है. अभी जो मैं डेफिनेशन बताने वाला हूं ना, यही डेफिनेशन विद, जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स एंड विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव सीखा, तो मैक्सिमम मिनिमम को भी विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स एंड विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स कवर कर सकते हैं शुरू के इजी इजी क्वेश्चंस को. तो विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स की सरल सी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाए, इंक्रीज हो रहा था लाइक दिस, और फिर अचानक से डिक्रीज हो गया, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जब वो हुआ तो वो कहीं ना कहीं कोई मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके ही डिक्रीज होना शुरू हुआ होगा. दूसरा केस, अगर वो डिक्रीज से इंक्रीज हो जाए, डिक्रीजिंग पैटर्न था उसका और अचानक से वो इंक्रीज हो गया लाइक दिस, ये डिक्रीज था इंक्रीज हो गया, तो कहीं ना कहीं वो कोई मिनिमम वैल्यू है जिसको छू के वापस ऊपर उठा है. समझ आया. तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू को छू के अटेन हुआ है उसी को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू. और जिस मिनिमम वैल्यू को छू के वापस ऊपर आया उसी को बोलते हैं मिनिमम वैल्यू. अब ये किस पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो वो ये वाली अटेन करके आया है, ये वाली मैक्सिमम. लेकिन ये किस पॉइंट पे अटेन करके आया है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और सिमिलरली इधर भी ग्राफ बना दें लाइक दिस, तो वो मिनिमम वैल्यू तो अटेन करके आया है, लेकिन वो किस पॉइंट पे अटेन करके आया है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम. छोटी मोटी टर्म्स एंड छोटी मोटी चीजें समझ में आई. भाई मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है वाई की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू, ये तो फंक्शन की वैल्यू है. और पॉइंट ऑफ मिनिमा एक्स की वैल्यू है. भाई ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू या वाई की वैल्यू.
तो ये तो वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है जो उसने अटेन करी है। और ये है किस पॉइंट पे अटेन करी है, क्योंकि फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल चल रहा है। सिमिलरली ये वाली वैल्यू तो है मिनिमम वैल्यू, और इसने किस पॉइंट पे अटेन करी, वो है पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो अक्सर सारे क्वेश्चंस में अगर उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी पूछा है, अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी है। सिमिलरली अगर मिनिमम वैल्यू पूछी है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा भी पूछा है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा है तो मैंने दोनों चीजें चल रही हैं साइमल्टेनियसली। किसी एक आध क्वेश्चन में कोई हो सकता है कि दोनों में से कोई एक ही चीज पूछ ले, या तो मिनिमम वैल्यू पूछ ले या पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछ ले। प्लस जो पूछे वो ही आंसर दो। लाइक पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा और मैं मिनिमम वैल्यू का आंसर दे रहा हूँ तो गलत हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है और पॉइंट, या तो फिर दोनों दे दो टू रिमेन सेफ। हाफ सारे क्वेश्चंस में दोनों दे दो, मिनिमम वैल्यू पूछे तो साथ में पॉइंट ऑफ मिनिमा भी दे दो। ठीक है, क्लियर है। अब ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ, तो हो सकता है ये बाद में वापस डिक्रीज से इंक्रीज हो जाए। और अब की बार जब ये इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है पिछले बार से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। पिछली बार तो इतना इंक्रीज हुआ था, हो सकता है अब की बार ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाए और फिर वापस डिक्रीज हो जाए, राइट। तो अब अगर इस हिसाब से देखें तो इसने फिर से मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर भाई, जब जब ये इंक्रीज से डिक्रीज वाला पैटर्न फॉलो करेगा, जब जब, जैसे इंक्रीज से डिक्रीज वाला पैटर्न यहाँ फॉलो किया, इंक्रीज से डिक्रीज वाला पैटर्न यहाँ फॉलो किया, तो जब जब ये इंक्रीज से डिक्रीज वाला पैटर्न फॉलो करेगा तब तब मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जहां से ये इसको छू के निकला है। तो अगेन मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, अगेन एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया, मिल गया। तो सर फिर दो दो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, दो दो मैक्सिमम वैल्यू होंगी क्या? बिल्कुल होंगी, दो दो मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों मैक्सिमम वैल्यू को, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है ये भी मैक्सिमम, इनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं इनको? लोकल मैक्सिमम। जो वैल्यू बार बार अटेन हो रही है, मतलब पैटर्न चेंज होते ही जो वैल्यू मुझे मिल रही है मैक्सिमम या मिनिमम, उनको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। वो अपने लोकल एरिया में सबसे बड़ी वैल्यू है। जैसे इसका एरिया हम बांध दे भाई, तेरा एरिया यहाँ से यहाँ है, तो इस एरिया में सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो इसको लोकल। तेरा एरिया यहाँ यहाँ से यहाँ है, तो तेरी वैल्यू इतनी ही है, तो तू लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे हमने कहा कि हमारे लोकल एरिया में ये आदमी सबसे पावरफुल है, मान लो हमारा एमएलए या हमारा और कोई जनप्रतिनिधि है ना, तो हमने कह दिया कि इस एरिया में ये लोकल एरिया का ये एक तरीके से नेता है, सबसे बड़ा आदमी है। लेकिन जब वो इस लोकल एरिया से बाहर जाए तब उसकी थोड़ा ना कोई इतनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक एमएलए होता है, फिर उन एमएलए के ऊपर होता है चीफ मिनिस्टर, समझ आया? तो लोकल एरिया में तो वही हमारा चीफ मिनिस्टर है, वही मैक्सिमम है। लेकिन ओवरऑल वो थोड़ी ना है, ओवरऑल तो उनका भी कोई मैक्सिमम है। इन ये जैसे एक मैक्सिमम ये मिली, एक मैक्सिमम मिली, ऐसे चार पांच मैक्सिमम मैक्सिमम है, उनमें से जो सबसे बड़ा मैक्सिमम है वो है मेन चीफ मिनिस्टर। तो ये तो लोकल एरिया में अपने अपने मैक्सिमम है। इन सब में से जो मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगा मेरा? ओवरऑल मैक्सिमम। उसको क्या बोलेंगे हम? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जो लोकल एरिया में मैक्सिमम मिलेगा उनको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम। और जो उन सब में से सबसे ज्यादा पूरी डोमेन में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, पूरी ओवरऑल डोमेन में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, इन सबको आपस में कंपेयर करने के बाद उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। वो का वही काम मिनिमम के लिए। बार बार मिनिमम वैल्यू, जैसे ये एक और मिनिमम वैल्यू अटेन हो गई यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमम भी अटेन हो रही है, लेकिन फिर पैटर्न डिक्रीज से इंक्रीज भी तो हुआ, तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी अटेन हो रही है। इस पॉइंट पे ये तो लोकल मिनिमम वैल्यू है, और ये नहीं, ये लोकल मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे वाई की एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर पॉइंट भी बोलेंगे तो अगर लोकल मिनिमम वैल्यू है तो पॉइंट भी लोकल मिनिमा बोलेंगे, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू है तो उसका पॉइंट भी क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम बोलेंगे। और सबसे बड़ी वैल्यू है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है तो उसका पॉइंट भी हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और फिर लोकल, अगेन जब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है तो इससे ज्यादा तो है ही नहीं, पूरे ओवरऑल डोमेन में सबसे गिरी हुई वैल्यू यही है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है तो उसका जो पॉइंट बोलेंगे वो भी क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। तो कितनी सारी टर्म्स हो गई देखो। पहली टर्म क्या थी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, देन लोकल मिनिमम वैल्यू, then point of local maxima, then point of local minima, then absolute maximum value, absolute minimum value, point of local absolute, point of absolute maxima, point of absolute minima। और अगर सवाल में एब्सोल्यूट या लोकल वर्ड दे ही ना, कह दे मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो बाय डिफॉल्ट वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मानी जाएगी। मैंने कहा बड़ी से बड़ी वैल्यू निकाल लो, तो ओवरऑल बड़ी से बड़ी, ऐसा नहीं कि बार बार पैटर्न चेंज हो रहा है तो वहां पे बड़ी से बड़ी। अगर कुछ वर्ड ना दे लोकल और एब्सोल्यूट में से तो बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी? एब्सोल्यूट मानी जाएगी। मैंने कहा कि इसकी मैक्सिमम, जैसे मैंने कहा साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बार बार पैटर्न चेंज हो रहा है तो भी 1 है, और उससे ज्यादा वैसे भी नहीं गई, तो लोकल एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लगाया, तो उसकी ओवरऑल पूरी उसकी लाइफ साइकिल में सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है, जितनी भी उसकी डोमेन होती है उसमें उसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
ठीक है। और अगर मान लो किसी की बड़ी से बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट है, छोटी से छोटी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, तो उस केस में हम कहेंगे कि इसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है ही नहीं, अटेन ही नहीं कर सकता या है ही नहीं, ऐसे कहेंगे। क्योंकि इनफाइनाइट तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। ठीक है। तो हो सकता है कि कोई लोकल मैक्सिमा तो अटेन कर रहा हो, फिर लोकल मिनिमा भी अटेन कर रहा हो, फिर लोकल, लेकिन फिर ऐसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अटेन करते करते एब्सोल्यूट मैक्सिमा अटेन ना करे, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? ओके, सारी बात समझ में आई। अच्छा जी। अब ये तो था, अब एक बार नोट्स में देखते हैं अपन। ये तो था विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। अब बात आती है अगेन विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स भी तो बताएं हम। अच्छा, ये जहां पे ये घूमता है ना, वहां पे हमने क्या सीखा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो इसको, ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, चलो एक बार पूरा नोट्स पे आ जाओ, इसका नाम ही एग्जैक्ट देख लेते हैं, पढ़ो। जितना सीखा ना पहले, उसको कवर करो। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट तो है नहीं ना, अप्रोक्सीमेशन भी नहीं है। यस, मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी रियल वैल्यूड फंक्शन विद डोमेन ए कोमा बी। कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन है ए से बी पे। ठीक है। एक स्पेसिफिक डोमेन में डिस्कस करते हैं, जैसे ही नीचे फंक्शन बना दिया मैंने। तो ए से बी में इसकी जो डोमेन है, इस एरिया में वो पहले इंक्रीज हुआ, एक पॉइंट पे उसने मैक्सिमम अटेन किया, फिर डिक्रीज हुआ। या फिर दूसरा केस ले लो, डिक्रीज हुआ, एक पॉइंट पे उसने एब्सोल्यूट उसने मिनिमम वैल्यू अटेन करी, फिर इंक्रीज हुआ। तो इसमें अगर ये वाला पॉइंट सी था तो ये वाला पॉइंट एफ ऑफ सी हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट डी था तो एफ ऑफ डी। तो क्या क्या चीजें हो जाएंगी, एफ ऑफ सी तो हो जाएगी क्या, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये सिंपली मैक्सिमम वैल्यू, अभी लोकल एब्सोल्यूट वर्ड को शामिल ना करें, सिंपल सी बात समझे तो मैक्सिमम वैल्यू। और सी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, और डी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आई इतनी सी बात? तो क्या लिखा हमने, एफ ऑफ सी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू, और सी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एफ ऑफ डी क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू, और डी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमम। डन। अब अभी विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। तो देखो ध्यान से कि ए से लेकर बी डोमेन में, जैसे ए पे एफ ऑफ ए निकाला हमने, फिर आगे कोई और पॉइंट है उस पर फिर निकाला हमने, फिर आगे कोई और पॉइंट है उस पर भी हमने निकाला, ऐसे निकालते गए निकालते गए निकालते गए। जब हमने सी पे निकाला तो एफ ऑफ सी भी निकला। तो ये जैसे एफ ऑफ ए है ना, यहाँ पे मान लो ये एफ ऑफ बी भी है ना, और कुछ एफ ऑफ ई, एफ ऑफ एफ है, और एफ ऑफ सी भी है। तो ये एफ ऑफ सी इन सबसे बड़ा है, ए से लेके बी में सबसे बड़ा है। तो अगर एफ ऑफ सी ए से लेके बी में सबसे बड़ा है तो एफ ऑफ सी मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी उस डोमेन के अंदर, और नहीं है तो फिर नहीं मानी जाएगी। तो देखो विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर एफ ऑफ एक्स के किसी भी एफ ऑफ एक्स में आप एक्स की वैल्यू ए से लेके बी जो मर्जी आए रख लो, उससे बड़ा है या बराबर है, क्योंकि इसमें सी भी तो है कहीं। तो अगर मान लो ए और बी डोमेन में सी उठा लूं, तो सी उठा लूं तो यहाँ पे भी सी आएगा, तो एफ ऑफ सी से बड़ा थोड़ा ना होगा, बराबर आएगा। तो अगर एफ ऑफ सी इस ए से लेके बी डोमेन में आप कोई सा भी एक्स उठा लो, उससे बड़ा या बराबर आ जाए, तब मैं कह दूंगा एफ ऑफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली एफ ऑफ डी, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबसे छोटा, यानी ए और बी में से जो मर्जी आए पॉइंट उठाते जाओ, सब कोई भी पॉइंट उठाते जाओ, एफ ऑफ डी छोटा आना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा आपने डी ही उठा लिया तो बराबर आ जाए। ठीक है। तो एफ ऑफ डी क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है। अब बात आती है कि एक्चुअल टॉपिक में जो लोकल एब्सोल्यूट वर्ड का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो देखो एक ही फंक्शन है हमारे पास, उसको कैसे हमने फॉलो किया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उससे अच्छे से समझ आएगा। ध्यान से देखो ना, दिख रहा है? अभी ठीक है ना? देखो, ये फंक्शन इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम अटेन किया, डिक्रीज हुआ, मिनिमम अटेन किया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर उसने मैक्सिमम अटेन किया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर उसने मिनिमम अटेन किया, फिर इंक्रीज हुआ। इस तरीके से फंक्शन चल रहा है। ओके। तो जहां जहां उसने मैक्सिमम अटेन किया उसको कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू,
ये क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके फाइन। ओके। अब देखो जहां जहां पे उसने टर्निंग पॉइंट लिया, वहां पे उस पॉइंट पे अगर मैं इस कर्व का टेंजेंट बनाऊं तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है। और जो लाइन या टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को C1 ले लूं, इसको C2 ले लूं, इसको C3 ले लूं, इसको C4 ले लूं, तो C1 पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी एफ डैश C1 वो जीरो आएगी। भाई इसका जो टेंजेंट बनेगा उसको C1 पे निकालेंगे तो जीरो आएगी, C2 पे भी जीरो आएगी। समझ आया, यहां तक क्लियर है। तो क्या समझे कि जहां जहां पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू आती है किसी भी फंक्शन की, वहां पे उस पर बने हुए टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। और मैंने कहा जस्ट इसके लेफ्ट में बताओ, तो वहां पे इंक्रीजिंग पैटर्न है तो अभी पीछे सीख के आए कि इंक्रीजिंग होता है तो ग्रेटर देन जीरो आएगा। और जस्ट इसके राइट में देखें तो डिक्रीजिंग पैटर्न है तो वहां पे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होएगा। फिर वापस ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। समझ आया, जब इंक्रीज हो रहा है ग्रेटर देन जीरो, जहाँ टर्निंग पॉइंट लिया वहाँ एग्जैक्ट जीरो, फिर जब डिक्रीजिंग हुआ लेस देन जीरो, फिर वापस टर्निंग पॉइंट लिया इक्वल टू जीरो, फिर वापस इंक्रीजिंग हुआ ग्रेटर देन जीरो। तो ये पैटर्न समझ में आ रहा है। तो ये विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया हमारा काम यहाँ पे। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल देंगे, इक्वेट कर देंगे जीरो से। अच्छा इन पॉइंट्स को ये सी से ही क्यों मार्क किया, सी मतलब क्रिटिकल पॉइंट। सी मतलब क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे फंक्शन घुमाव ले रहा है। तो आप मानते हो क्रिटिकल पॉइंट पे या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। अब वो कैसे पता चले कि दोनों में से क्या आएगा, भाई मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, लेकिन दोनों में से क्या आएगा वो कैसे पता चले। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में और उस क्रिटिकल पॉइंट के राइट में भी डेरिवेटिव को चेक करेंगे। अगर लेफ्ट टू राइट ग्रेटर देन जीरो से लेस देन जीरो हुआ है तब तो वो क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है। और लेफ्ट, जैसे इसके लेफ्ट में ये है इसके राइट में ये है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ है तब वो क्रिटिकल पॉइंट मिनिमम वैल्यू है। ओके भाई। अगर एफ डैश एक्स जो है पहले था पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो बोल दो या पॉजिटिव, ऐसे लिख दो पॉजिटिव। अगर एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव मतलब क्या था वो, इंक्रीज, और नेगेटिव क्या था, डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब जहां पे टर्निंग पॉइंट हुआ है जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके आएगा कि मिनिमम। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके आएगा। लेकिन अगर ये पहला ऑप्शन, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए, वो नेगेटिव था दैट मीन, जैसे सोचो नेगेटिव था लेफ्ट में यानी डिक्रीज हो रहा था, और फिर पॉजिटिव हो गया ना इंक्रीज हो गया फंक्शन, तो वो क्या अटेन करके आया है फिर क्रिटिकल पॉइंट पे, मिनिमम वैल्यू अटेन करके आया है। और तीसरा केस ये भी ले सकते हैं कि लेफ्ट में भी पॉजिटिव है और राइट में भी पॉजिटिव है। लेफ्ट में भी इंक्रीज हो रहा था, घुमाव लिया, और फिर राइट में भी इंक्रीज हो गया, जैसे टेन थीटा का ग्राफ। जरूरी थोड़ा ना कि घुमाव लेगा तो नीचे आएगा, वापस चला जाए। तो उस केस में भी ये इसको क्रिटिकल पॉइंट तो उस केस में भी कहेंगे, क्योंकि जहां पे डेरिवेटिव जीरो है वहां पे क्रिटिकल पॉइंट उसको नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे उसने घुमाव लिया तो वहां पे टेंजेंट अगेंस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी बनेगी। तो इसको अभी भी क्रिटिकल पॉइंट तो आया है उसमें, लेकिन वो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं हुआ, पैटर्न चेंज हुआ ही नहीं है। तो ऐसे वाले पॉइंट को कहते हैं इनफ्लेक्शन। इनफ्लेक्शन मतलब होता है भ्रम, कि पैटर्न चेंज हुआ। जैसे सपोज करो हम वॉच कर रहे हैं किसी का प्राइस, तो जो पैटर्न है मान लो ऐसे नीचे आ रहा था ना, ऐसे नीचे आ रहा था, तो हम वेट कर रहे थे वेट कर रहे थे वेट कर रहे थे कि कब ऊपर आएगा कब ऊपर आएगा, अचानक से ऐसे उसने ऐसे घुमाव लिया, तो हम कहे चलो ऊपर आ गया, लेकिन धोखा हो गया हमारे साथ, वो वापस नीचे चला गया। तो जिस क्रिटिकल पॉइंट पे पैटर्न चेंज ना हो वापस वही पैटर्न फॉलो हो जाए, या तो प्लस टू प्लस या माइनस टू माइनस, दोनों में सेम चीज, या तो प्लस टू प्लस या माइनस टू, तो वहां पर भी क्रिटिकल पॉइंट तो है क्योंकि घुमाव लिया है, लेकिन उस क्रिटिकल पॉइंट पे ना मैक्सिमम मिलेगा ना उस पे क्या मिलेगा, धोखा मिलेगा, इन्फ्लेक्शन मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं इसे। तो इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, घुमाव लेगा तो या तो पैटर्न चेंज करेगा और या फिर नहीं करेगा।
करेगा तो अगर ये पैटर्न चेंजेस हो रहा है तो मैक्सिमम अटेन कर रहा है, ये पैटर्न चेंजेस हो रहा है तो मिनिमम, और अगर नहीं कर रहा है दोनों ही केस में इन्फ्लेक्शन है। इसके अलावा तो कोई केस बन ही नहीं सकता ना। अब आ जाओ, वापस उस ग्राफ पे चलते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि अगर आपको ये पता लगाना हो कि कहाँ कहाँ पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा वैल्यू है, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। लेकिन अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे फंक्शन ले रहा है शार्प टर्न, देखो। तो शार्प टर्न पे वो तो बनती नहीं है, क्या बोलते हैं, यूनिट टेंजेंट। यूनिट टेंजेंट बनती नहीं है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स डिफाइंड ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं है। बट यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा की डेफिनेशन के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो अटेन हुई है ना। भाई उस एरिया में सबसे बड़ी वैल्यू ये है, उस एरिया में सबसे छोटी वैल्यू ये है। ठीक है, समझ आया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वैल्यू जो है जरूरी नहीं है क्रिटिकल पॉइंट्स पर मिले। दूसरे भी पॉइंट्स होंगे फंक्शन में जहां पे मिल सकती है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स डिफाइंड ही नहीं है। फिर भी यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू मिल रही है। समझ में आया? क्लियर है। और अभी जो हमने सीखा उसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मदद से पता लगाया कि मैक्सिमम है या मिनिमम। अब आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सीखा तो एफ डबल डैश उसकी मदद से पता करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एल्गोरिथम देख लें हम। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि सबसे पहले आप एल्गोरिथम मतलब क्या प्रोसेस फॉलो करोगे। जैसे फंक्शन आएगा हमारे सामने, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकाल लोगे। एफ डैश एक्स निकाल दोगे, उसको जीरो के इक्वेट कर दोगे। क्यों? क्रिटिकल पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं, पर जनरली क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो सी नामक क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। अब वो सी एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, C1 C2 C3 ऐसे कह देंगे। अब सी के लेफ्ट राइट में चेक करना है। सी के लेफ्ट से राइट में मूव करते समय, वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सी टू राइट ऑफ सी, ये करते समय अगर अगर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पैटर्न चेंज करे, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज। एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करेगा, दैट मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चेंज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चेंज हो रहा है, दैट मीन्स क्या अटेन करके आया है, मैक्सिमम। इसका मतलब है कि वहां पे उस क्रिटिकल पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और वो जो सी है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। वेयर एस दूसरा केस, वेयर एस अगर मूव करते टाइम इफ द फंक्शन चेंजेस फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट जो सी में हम सी नामक क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट टू राइट में हम चेक कर रहे हैं, अगर वो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग पैटर्न है, वो कैसे पता करेंगे कि डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग है, उसके साइन को, एफ डैश एक्स के साइन को। अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग पैटर्न है, उस केस में वो जो क्रिटिकल पॉइंट है एफ ऑफ सी, वो क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। और सी क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। वेयर एस तीसरा केस वही धोखे वाला। धोखे वाला केस क्या कहता है कि अगर फंक्शन जो है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजेस चेंज ही ना करे, डज नॉट चेंज, इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ही रह जाए या डिक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, या इसका कैसे पता चलेगा कि वो चेंज ही नहीं कर रहा। वो ऐसे पता चलेगा कि एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं करे, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव ना रहे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रहे या नेगेटिव टू नेगेटिव ही रहे। तो हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ सी इज नीदर द लोकल मैक्सिमम वैल्यू नॉर द लोकल मिनिमम वैल्यू। फिर वो क्या है, ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो उस केस में वो पॉइंट सी क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन की कोई किसी बुक में ये वाली स्पेलिंग फॉलो होती है, ये वाली स्पेलिंग भी फॉलो होती है, जो भी यूज करो, तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। समझ में आया? बता सकते हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे? बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश सबसे पहले तो हमको फंक्शन गिवन होगा, इससे क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स। फिर क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, उससे क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, एक भी आ सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट टू राइट में एनालिसिस होगा। तो एक है तो एक के लेफ्ट टू राइट में एनालिसिस होगा, और एक से ज्यादा है, मान लो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दो हैं, तो फिर दोनों के लेफ्ट टू राइट में एनालिसिस होगा, जितने भी है सबके लेफ्ट टू राइट में एनालिसिस होगा। तो लेफ्ट टू राइट एनालिसिस करेंगे, लेफ्ट टू राइट एनालिसिस करेंगे। अब लेफ्ट टू राइट एनालिसिस जब हम करेंगे, अच्छा एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे मान लो सी आया 10, तो 10 के लेफ्ट टू राइट में ले सकता हूँ 9 और 11।
तो ये 9 डालूंगा मैं एफ डैश एक्स में और ये 11 डालूंगा मैं एफ डैश एक्स में, यानी एफ डैश 9 एफ डैश 11। तो एफ डैश 9 एफ डैश 11 पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव हुआ, ये 4 एनालिसिस हमको करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट इतना लेफ्ट नहीं चले जाना कि दूसरे लोकल मैक्सिम क्रिटिकल पॉइंट से टकरा गए। मान लो दो क्रिटिकल पॉइंट आए थे 9 और 10, तो अब 10 के लेफ्ट में आप 9 पे नहीं जा सकते, वो खुद एक क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब दो एरिया आपस में जुड़े हुए हैं, इधर का ये एमएल है, इधर का ये एमएल है, तो उसको अपना एरिया थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसके लेफ्ट में आप 9.9 ले लो, 9.8 ले लो। ठीक है ना, इतना लेफ्ट में नहीं चले जाना कि सर ने तो कहा था लेफ्ट में जाओ, तो दूसरे वाले मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से नहीं टकराना आपको। ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट एनालिसिस करेंगे तो तीन केस बनेंगे, या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, या नेगेटिव टू पॉजिटिव, या पॉजिटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव टू नेगेटिव, दोनों एक में ही ले लिया अपन ने। ठीक है। पॉजिटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव में क्या डिसीजन होगा कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है क्रिटिकल पॉइंट, और जो जिस पॉइंट पे वो मिला है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये भूल जाओगे पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या था, नेगेटिव तो आप ऐसे याद रखना पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा था, तो आप खुद मन में सोच लेना बढ़ रहा था घट गया, क्या टच करके आएगा मैक्सिमम, घट रहा था अचानक बढ़ गया तो क्या टच करके आएगा मिनिमम। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सब लॉजिकल है। मिनिमम वैल्यू, and if it does not change its sign from positive positive to negative negative, then inflection, point of inflection. So this is it, यही हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आधी एक्सरसाइज में ये लगेगा और आधी एक्सरसाइज में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आया। अब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो कुछ कमियां ये हैं कि एक तो आपको ये पैटर्न चेक करना पड़ता है लेफ्ट टू राइट, कई बार फंक्शंस कॉम्प्लिकेटेड हो, लेफ्ट टू राइट चेक करना थोड़ा भारी पड़ जाता है, और थोड़ा बोरिंग और थोड़ा सा हैक्टिक सा टास्क लगता है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ये चेक करो बैठ के, है ना। थोड़ा सा ऐसा टास्क लगता है जो कि नॉट वेरी प्रैक्टिकल लगता है कि यार ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है, क्या एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे बचने के लिए फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है हमारे पास। लेकिन याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमेशा आपको आंसर देगा कि ये है कि ये है कि ये है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कई बार आपको आंसर नहीं देता, तो उस केस में वापस आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे आना पड़ता है। आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे गए, वहां पे 99% उसमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन 1% केस वहां पे बसते हैं जिसमें आंसर ही नहीं मिलता कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है कि क्या है, तो वापस कहाँ जाना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपको 100% आंसर दे देगा, चाहे से हैक्टिक होगा। ओके। और इसकी दूसरी कमी यही है कि पास पास में क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए, तो फिर आपको जो लेफ्ट टू राइट है बड़े नजदीकी से देखना पड़ता है, वहां पे वैल्यूज जैसे 9.9 भी लेना पड़ जाए। मान लो एक आया 9.7 और एक आया 10, दो क्रिटिकल पॉइंट पास पास आ गए, तो अब लेफ्ट टू राइट कैसे देखोगे, 9.9 से 10.1 वो वैल्यूज पुट अप करो उस फंक्शन में वो वैल्यूज पुट अप करेंगे, तो वहां पे वो सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। मान लो फंक्शन ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई माइनस एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स का रूट। अब इसमें 9.9 और 10.1 रखना कितना हेक्टिक टास्क है इस फंक्शन में, और फिर चेक करना पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो उस केस में हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को अवॉइड करते हैं, इवन हम करीब करीब सब में अवॉइड करते हैं, हम सेकंड ऑर्डर पे ही चलते हैं। इन केस वो फेल हो जाता है तो फिर हम ये पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, समझ आया। कर दूं डिलीट। क्रिटिकल पॉइंट है तो तीन चीजें हैं, मैक्सिमम मिनिमम या इन्फ्लेक्शन। लेकिन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो वो क्रिटिकल पॉइंट है इसकी गारंटी नहीं है, समझ में। क्योंकि ग्राफ में देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो है, पर ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट हैं, जैसे क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो तीन चीजें हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम या फिर इन्फ्लेक्शन जो तीसरा केस है। लेकिन अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है ये पता है हमको कहीं से भी, तो वो क्रिटिकल पॉइंट होगा इसकी गारंटी नहीं है। वो क्रिटिकल पॉइंट हो भी सकता है, नॉन क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, याद रहे अभी तक अपन केवल लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बातचीत कर रहे हैं, अभी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बातचीत मतलब कर तो चुके हैं, मतलब क्या होता है वो तो कर चुके हैं, लेकिन निकालते कैसे हैं, कौन सा टेस्ट लगता है, ये इसकी खास अभी बात नहीं करी है अपन, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो होता है, चलते हैं आगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट खत्म होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, इसी चीज का लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने का ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा की तो प्रोसेस अभी शुरू ही नहीं हुई है। लोकल की ही पहली प्रोसेस क्या थी, सबसे पहली प्रोसेस क्या थी, नहीं, विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। लोकल की सबसे पहली प्रोसेस क्या थी, विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फिर अभी आएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की प्रोसेस। तो बहुत सारी चीजें एक ही टॉपिक में है, और क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा
कि इसने क्या पूछा है। ओके। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, अब इसमें एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करना ही पड़ेगा, एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, एक भी निकल जाए, ये दो स्टेप्स तो कॉमन है भाई। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो तभी तो पहुंचोगे जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लोगे। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस केस में हम क्या कर देते थे, वो एफ डैश सी जो निकलता था सी वन सी टू सी थ्री, उसके लेफ्ट टू राइट में एनालिसिस करते थे, यानी लेफ्ट टू राइट के पॉइंट्स इसमें पुट अप करके पॉजिटिव टू नेगेटिव ये पैटर्न देखते। इस बार वो नहीं करना लेफ्ट टू राइट, इस बार हमको क्या करना है कि जो एफ डैश एक्स था उसका एफ डबल डैश एक्स निकाल देना है, और यहां से एफ डबल डैश एक्स में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे सी वन सी टू सी थ्री वो इसमें डालने हैं, डबल डेरिवेटिव में डालने हैं। पहले अपन सिंगल डेरिवेटिव में डाल रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में अपन उसको सिंगल डेरिवेटिव में डाल रहे थे, और इसको नहीं डाल रहे थे, मतलब इसके लेफ्ट राइट के नंबर्स को डाल रहे थे। इस बार इन्हीं को डालना है खुद को ही, किसमें, सेकंड ऑर्डर में। तो सेकंड ऑर्डर में डालेंगे तो एफ डबल डैश सी आ जाएगा, और अब इस एफ डबल डैश सी का एनालिसिस होगा। बट इस एफ डबल डैश सी का एनालिसिस ये नहीं होगा लेफ्ट टू राइट, इनका खुद का एनालिसिस होगा कि तुम खुद नेगेटिव हो या पॉजिटिव। एक तो एक नंबर के लेफ्ट और राइट का एनालिसिस करना कि लेफ्ट वाला और राइट वाला नंबर नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ या पॉजिटिव टू नेगेटिव है या पॉजिटिव टू पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव टू, ये थोड़ा एक्टिक टास्क है। एक केवल उसी नंबर को देखना कि तू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो एफ डबल डैश सी अगर लेस देन जीरो, अब इसमें उल्टा है, अगर ये लेस देन जीरो है तब तो ये सी मैक्सिमम है, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तब ये सी मिनिमम है, और अगर ये भी जीरो है तो हो गया टेस्ट फेल्ड। अब जाओ वापस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आया। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इफ एफ डबल डैश सी इज लेस देन जीरो देन सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, उल्टा है, लेस देन जीरो में लोकल मैक्सिमा है, और जो एफ ऑफ सी वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है उस सी पे, वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीजें आती हैं, एफ ऑफ सी भी आ रहा है, एफ डबल डैश सी भी, यानी वो सी डबल डेरिवेटिव में भी लगा रहे हो, वो सी फंक्शन में भी लगा रहे हो। मैक्सिमम वैल्यू तो फंक्शन में लगाने से मिलेगी, डेरिवेटिव में लगाने से नहीं मिलेगी, डेरिवेटिव में तो केवल चेक होगा कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम। ठीक है। दूसरा केस, अगर एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, वेयर एस अगर एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तब वो सी लोकल मिनिमम वैल्यू है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अपोजिट चलेगा, याद रखना। अब तक क्या चल रहा था, ग्रेटर देन में मैक्सिमम, लेस देन में मिनिमम, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में उल्टा चलेगा, और एफ ऑफ सी क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेकिन अगर एफ डबल डैश सी तीसरा केस वो खुद ही जीरो आ जाए, वो भी तो जीरो आ सकता है। एफ डैश सी जीरो नहीं कह रहा हूं, एफ डैश सी जीरो तो क्रिटिकल पॉइंट है, एफ डबल डैश सी क्रिटिकल इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, वहां पे टेस्ट फेल हो जाता है। इन दिस केस रेफर टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, वापस पहले डॉक्टर के पास ही जाओ, वही सही इलाज कर रहा था आपका। समझ गए, क्लियर। तो यहाँ पे होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट खत्म, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम की कॉन्सेप्ट्स भी खत्म। नेक्स्ट क्या आता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम। अब ओवरऑल पूरी डोमेन में सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी से छोटी वैल्यू। इस टॉपिक को हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इन ए क्लोज्ड इंटरवल। अगर मैंने डोमेन दे दी ए टू बी, तो फिक्स हो गई ना वहां से वहां, जैसे ये ए ये बी, ये ए ये बी, तो हम पता लगा सकते हैं ना कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्लोज इंटरवल ना देके ओपन इंटरवल दे दूं डोमेन, या फिर एक क्लोज और एक ओपन दे दूं, तो हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि बी तो शामिल है ही नहीं, बी तो शामिल है ही नहीं। अब जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, ये है ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है। अब फंक्शन मान लो ऐसे शुरू हुआ, और बी पे आके ये हाईएस्ट वैल्यू को अटेंड कर रहा है, मतलब इसकी सीध में ये। अब कोई कहे कि इस फंक्शन की मैक्स मिनिमम वैल्यू बताओ, गिरी से गिरी क्या दिख रही है इसमें वैल्यू, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, ए वाली दिख रही है, यानी एफ ऑफ ए कह दोगे मिनिमम वैल्यू, और पॉइंट ऑफ मिनिमा ए कह दोगे। मैंने कहा बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ, बी वाली। अब आप खुद सोचो, ये ए और बी आप आंसर तभी तो दे पाए जब ए और बी इसकी डोमेन में थे। अगर इसकी डोमेन ए कोमा बी थी, अगर ये होती, तो ये तो पॉइंट ही नहीं है इसकी, इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम बता सकते हो उसमें, बताओ। सपोज करो मैंने ए और बी हटा दिया, अब बताओ सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू, सोचो जरा, क्या बताओगे सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू उसमें। ये तो बता नहीं सकते सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू, क्योंकि इससे ऊपर और वैल्यूज आ रही है। ये बता नहीं सकते छोटी, इससे भी नीचे वाली वैल्यूज आ रही है। तो आप कहोगे सर ए के नजदीक वाला, तो वो पॉइंट डिफाइन है कि ए का नजदीक वाला छोटे से छोटा है, या बी के मेरे को तो आंसर दो।
कि बड़ी से बड़ी है छोटी से छोटी वैल्यू? नहीं बता सकते ना? हाँ, लोकल बता सकते हो, ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल में, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा तब ही बताया जा सकता है जब उसकी डोमेन क्लोज्ड इंटरवल में गिवन हो। तो टॉपिक का नाम ही कुछ ऐसा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। एक फिक्स दायरे में ही सबसे बड़ी और सबसे छोटी छोटी वैल्यू बताई जा सकती है। दायरा ओपन है तब बताई नहीं जा सकती। ठीक है। लेट वाई बी ए फंक्शन, इंटरवल ये क्लोज कर दिया हमने, एक कॉमा बी। अब क्या करें? ये ग्राफ देखो, ए से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट भी शामिल है, बी पे खत्म होता है। ये यहाँ पे इसने लोकल मिनिमा अटेन किया, यहाँ पे इसने लोकल मैक्सिमा अटेन किया, फिर लोकल मिनिमा अटेन किया, फिर लोकल मैक्सिमा अटेन किया, और यहाँ पे आके ये खत्म हो गया। तो इसकी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कितनी वैल्यूज हैं? जहां जहां पे क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि जहां जहां पे फंक्शन घुमाव ले रहा है, डेरिवेटिव जीरो। एफ डैश सी वन पहला पॉइंट, एफ डैश सी टू, एफ डैश सी थ्री, एफ डैश सी फोर। लेकिन कोई का बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यू बताओ ओवरऑल ए टू बी डोमेन में, तो फिर क्या है बताओ? हम्म? क्या? एफ डैश सी फोर तो क्या है? बड़ी से बड़ी वैल्यू, यस। और मिनिमम गिरी से गिरी वैल्यू? गलत। उससे भी गिरी वैल्यू बी पर है, चेक करो, थोड़ी सी नीचे है। तो क्या समझे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कहां कहां मिल सकता है? या तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे, या फिर फंक्शन के एंड पॉइंट्स पे भी मिल सकता है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा चेक करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, उस पर वैल्यू देख लो, और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू देख लो। इन सारी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये इसका एल्गोरिथम है। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। एक तो लोकल में से तो चेक करना ही है कि बड़ी छोटी कौन है, लेकिन एंड पॉइंट्स पे भी चेक करना है, ये और चेक करना है आपको। क्लियर है ना? अब मान लो मैं ओपन कर दूं तो एंड पॉइंट्स है ही नहीं, तो चेक क्या करूंगा? तो फिर टॉपिक ही डिफाइन नहीं हुआ, टॉपिक में इंफॉर्मेशन ही इरेलीवेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथम टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम, वही एफ डैश एक्स निकालो, वही एफ डैश एक्स को जीरो करो, वही क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। यहां तक तो करना ही करना है, कोई भी मैक्सिमम मिनिमम का सवाल आ जाए। अब आप वैल्यूज निकालो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू एन एफ ऑफ सी एट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट सी वन सी टू सी थ्री जितने भी हैं सब पे निकालो, एंड ऑल्सो एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज ए एंड बी। तो वो तो रहेंगे रहेंगे सी वन सी टू सी थ्री, ए और बी पे भी आपको निकालना है। इन सब में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है नाउ, द मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग ऑल दीज वैल्यू इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एंड सिमिलरली द मिनिमम, उनमें से जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू है उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड द पॉइंट एट विच इट इज अटेन्ड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है। अब कुछ फंक्शन क्या होते हैं? मोनोटोनिक होते हैं। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। जो मोनो मतलब होता है सिंगल, तो जो सिंगल पैटर्न को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल टेन थीटा, इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज ही हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो कुछ फंक्शन होते हैं जो मोनोटोनिक होते हैं, जैसे कि लॉग एक्स, जैसे कि एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स, ये सब क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन। तो इनकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ अटेन होगी? सोचो, जो मोनोटोनिक होगा उसकी एब्सोल्यूट सबसे बड़ी से बड़ी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन होगी? इनफाइनाइट नहीं होगी। इनफाइनाइट होगी तो टॉपिक ही नहीं बना, आपको इंटरवल तो तोड़ के देगा ना वो, क्लोज इंटरवल में देगा ना सवाल। मान लो मैंने तोड़ के दे दिया यहाँ से यहाँ, अब बताओ गिरी से गिरी और बड़ी से बड़ी कहाँ मिलेगी? एंड पॉइंट्स पे। तो मोनोटोनिक फंक्शन की जो मैक्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम होती है वो हमेशा एंड पॉइंट्स पे ही अटेन होती है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे नहीं होती है। अगर तो हमको हिंट मिल जाएगी भैया फंक्शन मोनोटोनिक है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स भी मत निकालो, जस्ट दोनों एंड पॉइंट्स पे वैल्यू देखो, जो छोटी है वो, अब जरूरी नहीं है पहले एंड पॉइंट पे बड़ी छोटी मिलेगी और दूसरे एंड पॉइंट पे बड़ी मिलेगी, उल्टा भी हो सकता है पहले एंड पॉइंट पे बड़ी मिल जाए और दूसरे एंड पॉइंट पे छोटी मिल जाए, बट मिलेगी एंड पॉइंट्स पे ही, क्योंकि बीच में घूमेगा ही नहीं वो। मतलब घूमेगा तो सही लेकिन पैटर्न चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? मोनोटोनिक फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन एक गिवन इंटरवल में, या तो वो बड़ी बढ़ रहा है या वो घटी घट रहा है, वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, पैटर्न चेंज नहीं कर रहा है। देखो फंक्शन घूम सकता है, बात कर लो, फंक्शन घूम सकता है, ये तो फंक्शन तो घूम तो गया, लेकिन इसने पैटर्न चेंज नहीं किया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोनोटोनिक फंक्शन वो होता है जो घूमता ही नहीं है, घूम तो रहा ही है,
लेकिन घूमने के बाद पैटर्न चेंज नहीं किया, वो धोखा कर दे। और हो सकता है कि बिना घूमे ही सेम पैटर्न ले जाए। तो बिना घूमे ही सेम पैटर्न ले जाए तो भी मोनोटोनिक है, और घूम के सेम पैटर्न ले जाए तो भी मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब ये होता है कि इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहे, और डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहे, जैसे ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ये सारे मोनोटोनिक है। बस पैटर्न चेंज ना करे। ठीक है ना। एंड इट अटेन्स इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो डोमेन आपको गिवन है उसके एंड पॉइंट्स पे इसकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू होगी। अब किस पे कौन सी होगी, किस पे कौन सी होगी, वो निकाल के देखना पड़ेगा फंक्शन टू फंक्शन। ठीक है, क्लियर। दैट्स इट, खत्म कहानी। ये होता है हमारा यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक खत्म। दैट मीन्स नोट सेक्शन ओवर। ठीक है, अब क्वेश्चंस कल से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। ये सारे जो नोट्स आज बताए हैं इसको ढंग से रिवाइज करके आना। जैसे शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में अपन विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव से चेक कर लेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को तो चेक चेक किया था। और फिर उसके बाद फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जैसे सेकंड में भी अपन विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड में तो फिर वर्ड ही लोकल आ गया। तो लोकल वर्ड एब्सोल्यूट वर्ड तो है ही डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन, तो यहाँ से तो फिर डेरिवेटिव्स शुरू हो ही जाएंगे। इवन ऊपर में भी डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं, बट शुरू के पहला और दूसरे क्वेश्चन में एटलीस्ट अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे। चैप्टर क्लास 11th में अपन रेंज निकालते थे किसी फंक्शन की, बेस ये फंक्शन कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। तो उस रेंज में भी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल जाती है अगर मोनोटोनिक है तो, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे मिलेगी। तो इन सारे फंक्शन ये करीब करीब सारे मोनोटोनिक फंक्शन है। तो मोनोटोनिक फंक्शन है तो इनकी रेंज निकाल लो। तो जो एंड पॉइंट्स होंगे वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होंगे, तो उस हिसाब से अपन फर्स्ट सेकंड को करेंगे। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। अच्छे से इस टॉपिक को समझ के आना बेटा, है ना, बिल्कुल ढंग से